क्या आप भी समाजशास्त्र में 100 में 100 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं? तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा समाजशास्त्र का ये मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और अगर ये आप ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मॉडल पेपर के जरिए पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे आप समाजशास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, या फिर राजा राम मोहन राय ने किया है, या फिर ज्योतिबा फुले ने किया है। तो इसमें राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। कमेंट करके बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने यहाँ पे है। निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? नगरीय समाज पूछा है। अगर यहाँ पे ग्रामीण समाज होता तो दूसरा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे नगरीय समाज पूछा है। तो यहाँ पे नगरीय समाज में देखिए गतिशीलता होती है, हाँ बिल्कुल गतिशीलता होती है। एकरूपता होती है, हाँ बिल्कुल एकरूपता होती है। प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते हैं कृषि। कृषि आपको नगरीय क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है, तो राइट आंसर इसमें कृषि हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये किसने लिखा है? आपको ये जवाब देना है। ये पुस्तक लिखा है कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, या आंद्रे वेतेई ने। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। यानी कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ माल्थस लिखा रहता है, तो माल्थस जो है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जाति क्या है? बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है और कई किताबों में आपको अलग अलग आंसर देखने को मिल जाता है। जाति क्या है? एक संस्था है, एक समूह है, एक समिति है, या फिर उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे जाति जो है क्या है? एक समूह है, एक सामाजिक समूह है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक समूह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पांचवा, राज्य क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्य क्या है? राज्य एक समूह है, एक समुदाय है, या फिर एक संस्था है, या फिर जो है एक समिति है। क्या है? इसका भी राइट आंसर जो है आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल जाता है, लेकिन जो राज्य है एक जो है संस्था के रूप में माना जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण का मतलब ये होता है कि समाज में जो स्तर पाया जाता है, स्तर का मतलब ये है कि कोई ज़्यादा पैसे वाला होगा, कोई कम पैसे वाला होगा, यानी कोई अमीर होगा तो कोई गरीब होगा, ऐसा भी होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सारी सुविधाएं होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उच्च जाति में आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो निम्न जाति में आते हैं। तो ये क्या है? सामाजिक स्तरीकरण है। तो परिभाषा भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ताकि अगर बहुविकल्पीय के अलावा अगर अति लघु में क्वेश्चन पूछ ले कि सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर लिख पाए। इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक अन्याय। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण में हमें सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। तो इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सामाजिक असमानता। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है, यानी चिपको आंदोलन जो है ये क्या है, क्यों चलाया गया था, ये किसका उदाहरण है? क्या ये पारिस्थितिकीय आंदोलन है?
क्या ये किसान आंदोलन है, क्या ये दलित आंदोलन है, या फिर क्या ये जनजातीय आंदोलन है? कौन सा आंदोलन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि चिपको आंदोलन है क्या। तो उत्तराखंड में यानी यूके उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी चिपको आंदोलन के नाम से। इसे सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरुआत किया था। तो यहाँ पे होता क्या था कि वहाँ पे उत्तराखंड में पेड़ों को काटा जा रहा था ब्रिटिश काल में। जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो स्थानीय लोग आके पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है, आके यहाँ पे पेड़ से चिपक जाते थे और जो है पहले कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटो। तो यहाँ पे इस तरह से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाया जाता था, यानी इन्वायरमेंट को वहाँ पे बचाया जाता था। तो इसमें राइट आंसर पारिस्थितिकी आंदोलन हो जाएगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? देखिए 2004 में पारित किया गया था, या फिर 2005 में, या फिर 2006 में, या फिर 2007 में। तो आरटीआई आया था भैया 2005 में। राइट आंसर इसमें 2005 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर होते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था होता है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होता है। एक होता है ग्राम पंचायत होता है, पहला होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत होता है। दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत। तीसरा जिला पंचायत होता है, ठीक है, जिला पंचायत। तो इस प्रकार से इसके 3 स्तर होते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था आपका 1950 से 60 में, या 60 से 70, 70 से 80, या 80 से 90। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 1960 से 70 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जब आप इसका पीडीएफ पाएँ तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मैंने लिया है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। इसका आंसर भी आसान शब्दों में भी आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि गांव में समुदाय कैसे रहता है, क्या वहाँ पे दिनचर्या होती है, कैसे काम होते हैं, क्या लोग जो है अलग अलग रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं या दूर दूर रहते हैं, कैसे रहते हैं गांव में, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। इसके बारे में आपको लिखना है। आइए जानते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए, दिव्यांग के प्रमुख समस्याओं को बताइए, यानी दिव्यांग जो विकलांग होते हैं। 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। 50 शब्दों में यानी 25 शब्दों में लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सही तरीके से आंसर कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये किस इस प्रकार से आंसर लिखा गया है, आपको आंसर सही तरीके से लिखना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन से हेडिंग बना लेना है। इतना तो आपका हेडिंग बन जाएगा, ग्रामीण समुदाय आपका हेडिंग बन जाएगा। अब आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए ग्रामीण समुदाय वह समूह होता है जो गांव में रहता है। सिंपल सी बात है, ग्रामीण समुदाय गांव में रहता है, ठीक है। अब जब गांव में रहते हैं तो गांव वाला काम भी करते होंगे, जैसे लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये कार्यों में लगे होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, गांव में रहते हैं तो गांव वाला काम ही करेंगे, ठीक है, वहां पे फैक्ट्री थोड़ी लगाएंगे। आगे देखिए, इनकी जीवन शैली सरल होती है। सिंपल सी बात है, सरल होती है, सरल आसान होती है, और आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं। ग्रामीण समाज में परंपराएं, रीति रिवाज, अन्य विशेष का महत्व होता है। तो बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे सेंटेंस को लिखा है। आप आसान शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा नंबर आपको इस पे एग्जामिनर दे देगा क्योंकि आपने सही तरीके से आंसर लिखा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन से पहले इतना जो दिया गया है ना, इतना आप यहाँ से इतना हेडिंग बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि का अर्थ मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया, और यहाँ पे लिखेंगे किसी भी निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में या निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र में जनसंख्या में हुई वृद्धि दर को, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ए क्षेत्र है, ठीक है, ए क्षेत्र है,
और इसी क्षेत्र में, इसी ए वाले क्षेत्र में 5 साल बाद यहाँ पे मान लो 50 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 5 साल बाद फिर से यहाँ पे गिनती हुई, जनगणना हुई, तो पता चला कि यहाँ 5 साल में 500 लोग हो गए। तो जो ये 500 लोग हुए हैं वो एक निश्चित समय में हुए हैं, ठीक है, पहला पॉइंट, एक निश्चित क्षेत्र में हुए हैं। तो इस वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और नाम से भी स्पष्ट है यहाँ पे कि जनसंख्या की वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या में बढ़ोतरी, ठीक है। कभी कभी आपके स्कूल में जनसंख्या कम हो जाती होगी, कभी कभी ज़्यादा हो जाती होगी। जैसे पेपर ऊपर चलता है तो जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, और जब पेपर नहीं चलता है तो जनसंख्या कम दिखाई देती है। तो जनसंख्या जब बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आइए देख लेते हैं प्रतिशत के रूप में, जैसे कि यह जन्म दर, मृत्यु दर और प्रव्रजन आगमन पे निर्भर करता है। प्रव्रजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करना, जाना। जैसे यहाँ पे 3 अवस्था दिया गया है, 3 अवस्था से जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन होता है। जैसे जन्म दर होगी तभी परिवर्तन होगा, मृत्यु होगी तभी परिवर्तन होगा, प्रव्रजन मतलब प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वसना, वो प्रव्रजन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। पहले एक काम करना है भैया, यहाँ पे हेडिंग बनाना है संस्कृति और लिखना है संस्कृति से आशय किसी समाज की जीवन शैली, विचार, मान्यताएं, रीति रिवाज, कला, धर्म और परंपराएं से आशय होता है। यानी संस्कृति क्या है? हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है, हर जाति की अपनी संस्कृति होती है। जैसे अगर हम लोग दीपावली मनाते हैं तो दीपावली में जो भी उसमें घर को सजाते हैं, दियों से सजाते हैं, झालर से सजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, पटाखे जलाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। अगर जैसे मुस्लिम हैं तो ईद मनाते हैं, अब ईद में जो भी प्रक्रिया होती होगी, ठीक है, अब उस प्रकार से उनकी संस्कृति है। तो संस्कृति में क्या होता है? उनकी जो जीवन शैली होती है, जो विचार होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो कला होता है, ये सारी प्रक्रियाएं संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो कहने का मतलब ये है समाज लोगों के व्यवहार को दिशा देती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है, और यही प्रक्रिया संस्कृति के नाम से जानी जाती है। सिंपल। हम दीपावली मना रहे हैं तो दीपावली हमारी पीढ़ी नहीं मना रही है, वो न जाने कितने सदियों से चली आ रही है परंपरा दीपावली मनाने की, ईद मनाने की। तो ये जो परंपरा चली आ रही है ये हमें समाज को आगे बढ़ाती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने को प्रेरित करती है हमारी संस्कृति, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस विषय में चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग, जिसके हाथ पैर विकलांग हो, या फिर हाथ पैर ना हो, या फिर कोई भी समस्या हो, शरीर से अपाहिज हो, उसे दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग एक सम्मानजनक शब्द है। जैसे किसी कोई लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो उसे कहोगे हे लंगड़ा, हे लंगड़ा, तो बुरा मान जाएगा। अब उसे अगर प्रेम से बुलाना है दिव्यांग, ए भाई दिव्यांग इधर आ जाओ, तो दिव्यांग को अगर विकलांग को या लंगड़े को दिव्यांग कह के बुलाओगे तो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई अंधा है, लंगड़ा है, तो उसे कहोगे हे अनहरा, हे लंगड़ा, तो बुरा मान जाएगा। सिंपल सी बात है, दिव्यांग एक सम्मानजनक शब्द है। अब इसको इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग बनाना है और लिखना है दिव्यांग को शिक्षा, रोजगार, परिवहन जैसी सुविधाओं की कमी होती है। समाज में उन्हें अक्सर भेदभाव, उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाएं होने के बावजूद इनकी उन जो है पहुंच सीमित रहती है। मतलब कहने का मतलब ये दिव्यांग की समस्याएं हैं कि वो शिक्षा में, रोजगार में, परिवहन में सुविधाओं में कमी होती है। वो सभी जगह नहीं जा पाते हैं। जैसे भाई किसी का पैर नहीं है तो सभी जगह नहीं चल पाते हैं, परिवहन की सुविधा सारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो 3-4 समस्याएं आपको लिखना है। 3 समस्याएं हैं तो 3 पॉइंट आप बना के ले सकते हैं। इसी में से 3 पॉइंट छांट सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? क्या होता है सांप्रदायिकता? आइए समझते हैं सिंपल भाषा में। एक बार में आपको समझाने की पूरी गारंटी रखते हैं सांप्रदायिकता क्या होता है। देखिए सिंपल भाषा में पहले मैं आपको समझा दूं क्या होता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ए है, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई एक क्षेत्र सी है,
ठीक है, ये मान लीजिए क्षेत्र है। अब देखिए, अगर ए वाला क्षेत्र अपने आप को, अपने संप्रदाय को, अपने समूह को, अपने क्षेत्र को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे और दूसरे समूह को या दूसरे जाति को या दूसरे धर्म को या दूसरे क्षेत्र वालों को नीचा समझने लगे, ठीक है, या तुच्छ समझने लगे या कमजोर समझने लगे, अपने आप को धनवान बलवान सब कुछ समझने लगे, तो जो व्यक्ति अपने आप को समझने लगे वो क्या है, वो सांप्रदायिकता है। यानी सांप्रदायिकता क्या है, एक ऐसी विचार है, एक ऐसी भावना है जो लोगों को सर्वश्रेष्ठ अपने आप में बनाती है। वो लोग मानते हैं, ऐसी भावना मानते हैं कि हम क्या हैं, जो हैं हम ही हैं, हम सब कुछ हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी दूसरे जाति के लोग तुच्छ हैं, निम्न हैं, या दूसरे धर्म के लोग या दूसरे क्षेत्र के लोग। तो सिंपल सी बात यह है कि जब अपने धर्म को, अपने क्षेत्र को छोटा समझने लगे अपने से ज़्यादा, ठीक है, तो उसे हम सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है उसको भी समझ लेते हैं। सांप्रदायिकता वह सोच है, क्या है, वह सोच है जिसमें लोग अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु, यानी हम कह सकते हैं उनको कमजोर समझने लगते हैं। तो इस समाज में तनाव, झगड़े, दंगे होते हैं, ये राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक होता है। तो ये थोड़ा सा किताबी भाषा लिया गया है, लेकिन जो मैंने आपको बताया है आप उसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है। देखिए, दो समाज आपको देखने को मिल सकता है। अगर पेपर में पूछ लेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल देगा कि भैया चलो आप बताइए नगरीय समाज किसे कहते हैं, ठीक है, नगरीय समाज, तो आंसर दूसरा हो जाएगा, ये नागरिक समाज है, ठीक है। नागरिक समाज क्या होता है, आइए जानते हैं नागरिक समाज के बारे में। नागरिक समाज हेडिंग बन जाएगा और उसके बारे में लिखेंगे, उन संगठनों, संस्थाओं या फिर समूहों का समूह होता है जो सरकार से स्वतंत्र होकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। जैसे एनजीओ नाम सुना होगा आप लोगों ने, श्रमिक संगठन का नाम सुना होगा, महिला समूह के बारे में सुना होगा। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो नागरिक जो समाज है वो एक तरह से समाज के हित के लिए काम करता है, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, औद्योगिक समाज के 3 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे भी एक समाज है जो औद्योगिक क्षेत्रों में रहती है, औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित कार्य करती है, तो ऐसे समाज को औद्योगिक समाज कहते हैं। आइए इसका 3 विशेषता लिखते हैं। 3 विशेषता में पहली विशेषता लिखेंगे, यहाँ मशीनों और तकनीकों का उपयोग अधिक होता है। भाई सिंपल सी बात है, उद्योग है, फैक्ट्री लगी हुई है, काम हो रहा है, तो हम मशीन होगा, मशीन तो सिंपल सी बात है, मशीन होगा तभी तो काम हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मशीनों और तकनीकों का उपयोग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, लोगों का जीवन शहरी और आधुनिक होता है। जहाँ पे उद्योग होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, लोग ज़्यादातर शहरों में फैक्ट्री देखने को मिलती है, गांव में तो होती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जीवन कैसा होता है, शहरी होता है। और आधुनिक का मतलब वो मॉडर्न ज़माने में जीते हैं, कैसे कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उससे देखते रहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें उत्पादन बड़े पैमानों पर कारखानों में होता है और श्रम विभाजन का जो है स्पष्ट होता है। यानी श्रम विभाजन का स्पष्ट का मतलब ये होता है कि उत्पादन बड़े पैमानों पर कारखानों में होता है, यानी उद्योग बड़े बड़े होते हैं तो कारखाने भी बड़े बड़े होंगे और वहाँ पे उत्पादन भी बड़े बड़े होंगे, और बड़े बड़े उत्पादन होंगे तो मशीनों से काम ज़्यादा होगा, इसलिए श्रम का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं औद्योगिक समाज के बारे में। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के सामने है, कृषक वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो कृषक वर्ग, कृषक मतलब किसान, कृषक वर्ग या किसान वर्ग उन लोगों को कहा जाता है जो भूमि की खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें छोटे, मध्यम, बड़े किसान शामिल होते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि उत्पादन करना होता है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसानों के बारे में बात हो रही है। तो किसान क्या करता है, किसान भाई फसल उगाता है, मेहनत करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन। आइए जानते हैं सामाजिक परिवर्तन को कैसे आसान शब्दों में लिख सकते हैं, उससे पहले कैसे समझ सकते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे सामाजिक परिवर्तन और लिखेंगे, समय के साथ साथ समाज की संरचना, विचार, मान्यताओं और संस्थाओं में होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, जनजाति समाज क्या होता है। जनजाति समाज देखिए वह समूह होता है जो प्राकृतिक परिवेश में रहता है, अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपराएं रखता है। यानी जनजाति क्या होता है, ऐसे क्षेत्र में रहता है जो प्रकृति से अटैच होता है, प्रकृति से जुड़ा होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जंगली क्षेत्रों में रहता है, इन क्षेत्रों में निवास करता है और अपना जीवन यापन उन्हीं जंगलों से प्राप्त करता है। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे समाज को जनजाति समाज कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे हम उसी तरह से कवर करेंगे जिस प्रकार से बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कवर किए हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर आप तैयार करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग कवर करेंगे इसको दूसरे वीडियो में, ताकि जो है आप बोर ना हो और आप दूसरे वीडियो में अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ सही तरीके से। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।